नमस्कार। आज बात करते हैं उस दौर की जो भारत के शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के पतन के ठीक बाद शुरू हुआ। एक बहुत ही दिलचस्प दौर था ये। जब कोई महान साम्राज्य टूटता है तो क्या होता है? ये एक बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं कि बस चारों तरफ अफरा तफरी मच गई होगी। कभी कभी कुछ नया और बिल्कुल अनपेक्षित होता है। तो चलिए इसे और करीब से देखते हैं। देखिए, ये है विशाल मौर्य साम्राज्य का नक्शा। और अब इसके बाद का नक्शा देखिए। जमीन आसमान का फर्क है ना? हुआ ये कि लगभग 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य सम्राट की हत्या हो गई और बस वो विशाल साम्राज्य छोटे छोटे कई राज्यों में बिखर गया। ये एक जबरदस्त राजनीतिक बदलाव था। तो क्या इसे हम एक अफरा तफरी का, एक खियोस का दौर माने? दिलचस्प बात यह है कि कई स्कॉलर्स इसे पुनर्गठन का युग यानी एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं उत्तर से। यहाँ मौर्यों की जगह ली शुंग वंश ने, जिसे शुरू किया था पुष्यमित्र शुंग ने। अब पुष्यमित्र शुंग ने खुद को नए बड़े राजा के तौर पर स्थापित करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान का इस्तेमाल किया, अश्वमेध यज्ञ। ये एक साफ संकेत था कि वैदिक प्रथाएं वो फिर से लौट रही थीं। देखिए, अश्वमेध जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान ये मौर्य काल से एक बहुत बड़े सांस्कृतिक बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि वैदिक रिवाइवल के बावजूद शुंग काल में दूसरी विचारधाराएं और कलाएं भी फल फूल रही थीं। देखिए, पतंजलि ने इसी समय में योग सूत्रों को एक जगह इकट्ठा किया। और तो और बौद्ध कला जैसे भरहुत स्तूप की वो शानदार नक्काशी, उसे भी पूरा संरक्षण मिला। शुंग काल का कलात्मक विकास हमें यहाँ देखने को मिलता है। मौर्यों की कला थोड़ी फॉर्मल थी, लेकिन ये मूर्तियां देखिए, इनमें एक अलग ही जान है, एक अलग एनर्जी है, एक नया सौंदर्य बोध दिख रहा है। और हाँ, ये कला सिर्फ पत्थर तक ही सीमित नहीं थी। जरा इस टेराकोटा पट्टिका को देखिए। ये उस जमाने की कलात्मक परिष्कार को दिखाती है और ये भी बताती है कि उनकी कला में कितनी कहानियां कैद थीं। अच्छा, अब उत्तर से चलते हैं दक्षिण की ओर, दक्कन के पठार पर। यहाँ एक और शक्तिशाली राजवंश उभर रहा था, सातवाहन। सातवाहनों की आर्थिक शक्ति का अंदाजा तो उनके सिक्कों से ही लग जाता है। ये सिक्के इस बात का सबूत हैं कि उनका समुद्री व्यापार कितना जबरदस्त था। ये रोमन साम्राज्य तक फैला हुआ था। सोचिए, मसाले, कपड़े, मिट्टी के बर्तन, सब कुछ ट्रेड होता था। और इनके समाज में एक बहुत ही अनोखा रिवाज था जो महिलाओं को एक खास सम्मान देता था। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प परंपरा थी। राजकुमारों का नाम उनकी माँ के नाम पर रखा जाता था। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनका नाम इनकी माँ रानी गौतमी बलश्री के नाम पर था, जो खुद एक बहुत ताकतवर रानी थीं और जिनका राजकाज में काफी असर था। और यहाँ आके तो अतीत सीधे सीधे आज से जुड़ जाता है। नाणेघाट की गुफाओं में सातवाहन काल के जो ये अंक मिले हैं ना, ये उन्हीं अंकों का सबसे पुराना रूप है जिन्हें हम आज इस्तेमाल करते हैं। ये भारतीय गणित की एक बहुत बड़ी देन है। जरा उस दौर की इस कमाल की कारीगरी को देखिए। ये जो शानदार यक्ष की मूर्ति है ना, इस पर एक शिलालेख है जिससे पता चलता है कि इसे एक सुनार ने बनाया था। सोचिए, उस समय के कारीगर कितने वर्सेटाइल थे। चलिए अब थोड़ा और दक्षिण की ओर चलते हैं। यहाँ 3 बड़े शक्तिशाली राज्य थे, चोल, चेर और पांड्या। और ये दौर था संगम युग का, जिसकी साहित्यिक परंपरा बहुत ही समृद्ध थी। उस समय की संस्कृति और वहां के लोगों की सोच को समझने के लिए एक जबरदस्त महाकाव्य है शिलप्पदिकारम, यानी पायल की कहानी। इस कहानी में होता यह है कि कर्णगी अपने पति कोवलन को बेचने के लिए अपनी एक पायल देती है, लेकिन बेचारे कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया जाता है और पांड्य राजा उसे मौत की सजा दे देता है। अब इससे तबाह होकर कन्नगी राजा के दरबार में जाती है, अपने पति की बेगुनाही साबित करती है और गुस्से में पूरे मदुरै शहर को श्राप दे देती है, जिसे फिर आग के देवता नष्ट कर देते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली कहानी है जो दिखाती है कि न्याय की रक्षा करना एक राजा का धर्म था। और जानते हैं, कन्नगी की आज भी पूजा होती है। अब जरा एक और कमाल की चीज देखते हैं। यह है चोल राजा करिकाल का एक शानदार इंजीनियरिंग का नमूना। ये इतना पुराना बांध है, एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो आज भी काम कर रहा है। सोचिए, आज भी इससे बड़े बड़े खेतों में सिंचाई होती है।
तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और वापस अपने उस सवाल पर आते हैं कि आखिर इस दौर को पुनर्गठन का युग क्यों कहा जाता है। इस दौर का सार हमें इन दो तस्वीरों में दिखता है। एक तरफ देखिए पितलखोरा की ये देसी यक्ष की मूर्ति और दूसरी तरफ शुंग काल का ये स्तंभ जिस पर ग्रीक स्टाइल का असर साफ नजर आता है। तो देसी और विदेशी शैलियों का यही संगम, यही मेलजोल था जिसने इस दौर में एक बिल्कुल नया वाइब्रेंट सांस्कृतिक ताना बाना तैयार किया। जगदीश चंद्र बोस का ये कोटेशन इस बात को कितनी खूबसूरती से बताता है कि ये भूमि अनगिनत बदलावों से गुजरकर खुद को हमेशा एडजस्ट करती रही है। तो एक साम्राज्य का पतन वो अंत नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा बदलाव था जिसने क्षेत्रीय कला, व्यापार और संस्कृति को फलने फूलने का एक नया मौका दिया। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि राजनीतिक एकता ही सबसे अच्छी होती है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी बिखराव ही सांस्कृतिक विकास के लिए सबसे उपजाऊ जमीन तैयार करती हो? सोच